नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और रेड 9 टीवी के स्पेशल सेगमेंट में आज आप देख रहे हैं हमारे साथ आरक्षण पर हल्ला बोल। चर्चा की शुरुआत से पहले आपको अपने मेहमानों का परिचय हम आपको करा देंगे। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए हमारे बीच मौजूद है प्रदेश प्रवक्ता संजीव वैद्य जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच संतोष गौतम जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच सरस्वती पुत्र जी उमेश शर्मा जी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। काटूंगी और संजीव वैद्य जी की तरफ रुख करूंगी। क्या वाकई में जो वर्ग वंचित है क्या उसे आरक्षण मिल रहा है? जो वंचित है क्या वाकई सुविधाएं उनको मुहैया हुई? आज 10 साल के आरक्षण को अगर खींच करके हम 2021 तक लेकर के आए हैं तो क्या आपको लगता है कि जो वंचित वर्ग जो निचली जाति के लोग थे क्या वाकई में उनका विकास हुआ है? देखिए, विकास तो हुआ है, लेकिन वास्तव में जैसा गांधी जी ने कहा था कि हम कोई भी शासन की योजना जब बनाते हैं तो पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। अम्बेडकर साहब ने भी, बाबा साहब ने भी जो आरक्षण की व्यवस्था की थी 10 साल के लिए की थी और उसमें ये भी कहा था कि अगर इस दौरान इन वंचित वर्गों का विकास नहीं होता तो इसे हम 10 साल और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने अपने अमेंडमेंट्स ला करके इसको बढ़ाते रहे। लेकिन आज भी वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पूरे लोगों का विकास नहीं हो पाया है। उसमें भी एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया जिनके माता पिता बड़े बड़े अधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, क्रीमी लेयर बोल सकते हैं उसका। तो उनके बच्चे तो बड़ी आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो एक गरीब मजदूर का बच्चा है, शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, वो बच्चा कभी सिलेक्ट नहीं होता। सिलेक्ट होता है तो पटवारी बन जाएगा, सहायक बन जाएगा, छोटे मोटे पद पे निकल जाएगा। तो SC ST में एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया है जो पहले भी वंचित था और आज भी वंचित है। तो हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि आरक्षण को कुछ इस तरीके से मैनेज किया जाए कि SC ST वर्ग में जो गरीब लोग हैं, जो वाकई वंचित हैं, जो धुर किसान हैं, छोटी छोटी जमीन के मालिक है या जो भूमिहीन कृषक हैं, उनके बच्चों को फायदा। अगर राजगढ़ की बीतों दिनों कल की बात करते हैं, अगर कोर्ट को ही फैसला करना है और अगर कोर्ट से तय होगा कि आरक्षण व्यवस्था होनी क्या चाहिए, 27% होना चाहिए या 14% ही होना चाहिए, तो फिर कोर्ट ही निर्णय ले। ये राजनीतिक द्वंद्व छेड़ने का या ये बताना कि बीजेपी ज्यादा फेवर करती है ओबीसी को, कांग्रेस ज्यादा फेवर करती है ओबीसी को, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक दल तो रोटियां सेक रहे हैं ओबीसी के मुद्दे पर। हकीकत ये है कि ओबीसी के लिए ना तो बीजेपी ने कोई काम किया ना कांग्रेस ने कोई काम किया। मैं गौतम साहब से पूछना चाहता हूँ, बताइए भारत के किस कांग्रेस शासित राज्य में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है एट प्रेजेंट? मुझे फैक्ट बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। किसी राज्य में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। ना तो भाजपा शासित राज्य में दिया जा रहा है, ना कांग्रेस शासित राज्य में दिया जा रहा है। बस ये मुद्दे उठाने के लिए आ गया है। और जब आरक्षण की बात आती है, दर्शकों को बता दें कि सन 2011 की अगर जनसंख्या को देखा जाए तो मोर देन 52% पॉपुलेशन बोला जा सकता है वो ओबीसी वर्ग से आती है। अब दोनों ही दल जो है कोर्ट का सहारा लेकर के इसलिए बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर 27% आरक्षण ओबीसी का हो जाता है और सामने से अगर भाजपा या कांग्रेस ये बोलती है कि हम फेवरेबल हैं, तो जो अन्य दूसरी जाति के लोग जो बच जाते हैं, कहीं ना कहीं कोरोना का 1 साल बीत गया, ना बेरोजगारी पर बात हो रही है, ना गरीबी पर बात हो रही है, ना डेवलपमेंट पर बात हो रही है, ना सुख सुविधाओं पर बात हो रही है, यहाँ तो बात ओबीसी आरक्षण पर हो रही है। ये कैसा द्वंद्व है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इस तरीके से देखता हूँ कि इसको एक्चुअली पूरे मामले में डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोरोना काल में, संकट काल में जनता ने बहुत संकट झेले हैं, बहुत त्रासदी झेली, बहुत मौतें हुई हैं और कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकारें, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, फेलियर साबित हुई है। तो जनता को कहीं ना कहीं बरगलाना तो है भी, उसको मुद्दों से भटकाना तो है। तो मुद्दों से भटकाने में हमारे राजनेता, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज माहिर हैं, सक्षम है। बहुत सारे मामले देखेंगे जहाँ पर जनता को भटकाया गया है। तो ये भी एक तरीके से भटकाव है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का जो चिन्ह है वो आज से नहीं, पिछले कई साल जब भी जनता के सामने संकट आती है तो हमारी सरकार उस बोतल के ढक्कन को खोल देती है, जिन्न बाहर आ जाता है और फिर पूरा समाज उस जिन्न के पीछे पीछे दौड़ता रहता है और धीरे से जनता अपनी समस्याओं को भूल जाती है और राजनीतिक दल भी शांत हो जाते हैं। दोनों शांत हो जाते हैं, उनका काम तो हो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। 10 वर्ष का संविधान बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। देखिए, जो भी बात नहीं आ जाएगी। जो भी हो, इस देश में सर्वोपरि संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है। हमें संविधान के आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन को बिताना पड़ेगा, देश को चलाना पड़ेगा। मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि 100 लोग भूखे बैठे हैं और 3 लोगों का खाना रखा है,
तो संविधान ये बोलता है कि पहला तरीका है कि आप सब 100 लोगों को खाना उपलब्ध करा दो। अगर हमारी सरकार ये नहीं कर पाती है तो फिर संविधान दूसरा विकल्प देता है कि 3 लोगों का खाना आप 100 लोगों में बांट दो, भले किसी का पेट न भरे लेकिन उनकी क्षुधा तो मिट जाएगी, भूख तो मिट जाएगी। तो आरक्षण की व्यवस्था जो है एक भूख मिटाने का प्रयास है, क्योंकि पिछले 2000 सालों से वाकई जिन समुदायों के ऊपर जो शोषण हुआ, जो अत्याचार हुए, उनसे अभी तो सिर्फ 70-75 साल का ही आरक्षण हुआ है, शोषण तो 2000 सालों से चल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि इस मामले में हर राजनीतिक दल, उमेश भैया सही बोल रहे हैं कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम संविधान के साथ हैं, हमारी प्रतिबद्धताएं संविधान के साथ है। और देखिए, जहां तक मेधावी छात्र है, अब मैं खुद 1994 में यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन आज मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। जो मेधावी छात्र होता है वो दूसरी जगह अपना कैरियर बना लेता है, लेकिन जो बेचारे जो दलित छात्र होते हैं, अगर इनका कैरियर नहीं बन पाता है तो इनकी कैरियर पे जब बनाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान की है, हमारी सरकार की है। क्योंकि लोकतंत्रात्मक राज्य तो उसे कहा जाता है जहां पर सत्ता के पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के साथ भी न्याय हो। और हम लोग नहीं चाहते कि हमारे जो दलित भाई हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय हो, तो हम बिल्कुल इसके पक्ष में। कमलनाथ जी की सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई हुई, कमलनाथ जी के जितने निर्णय थे उनको अब एडॉप्ट कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। चाहे सही बात है, संतोष गौतम जी ने जो बोला कि 27% जो आरक्षण की बात थी वो कमलनाथ लेकर के आए लंबे अरसे के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, 15 महीने की सरकार बनी कमलनाथ सरकार की, कांग्रेस की। तो यह नया मुद्दा है कि 27% आरक्षण हो जाना चाहिए, माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इन सारी चीजों को एडॉप्ट किया शिवराज सिंह चौहान जी ने, अब वो भी माफियाओं पे कार्रवाई करना चाहते हैं, जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहते हैं। 27% आरक्षण चाहते हैं, वो बात अलग है कि करवाना कोर्ट से ही है, खुद को करना नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ की डिबेट से आपको समझ में आ गया होगा कि ओबीसी आरक्षण की बात हो चाहे SC/ST कल्याण की बात हो, तो हमारे दोनों राजनीतिक दल मामले को हमेशा रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, उसको बरगलाने की कोशिश करते हैं। कभी RSS मुद्दा उठा लेते, कभी नेहरू जी मुद्दा उठा लेते, कभी दैनिक भास्कर मुद्दा उठा लिया जाता है। लेकिन मूल बात है कि मूल समस्या पर हम लोग कभी बात नहीं करते। बहस में भी आते हैं तो मूल समस्या को एक तरफ रख देते हैं और इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो यही मंशा जो डिबेट में दिख रही है, यही मंशा हमारी सरकारों की भी है। हमारी सरकारें कभी भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती हैं। नहीं तो 1989 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी। 1989 और आज तक में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन आज तक ओबीसी को 27% रिजर्वेशन ना तो बीजेपी ने दिया है, ना कांग्रेस ने दिया है। बिल्कुल सही बात है। तो मुद्दा यही है कि भाई आप करके दिखाइए ना कुछ। बार 7 सालों की आपकी सरकार हो गई, सालों से उनका राज चल रहा था कांग्रेस का, दोनों केंद्र में स्थापित सरकारें